Good morning, students. Beta, we are starting with part B of your business studies. That is, we are starting with chapter number 7 of your business studies. It is sources of business finance. अब बिजनेस फिनेंस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस फिनेंस? व्हाट इज फिनेंस? बिजनेस तो हमें भी पता है क्या होता है. व्हाट इज फिनेंस? फिनेंस इज द मनी रिक्वायर्ड टू run the activities of the business is called finance. या फिर ये कह सकते हो the money requires to carry out the major activities of business is called finance. बिजनेस का काम करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए होता है उसको हम फिनेंस बोलते हैं. ठीक है. अब वो बिजनेस फिनेंस क्या होता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आप लेकर आओगे, कैसे लेकर आओगे, क्या क्या सोर्सेज है आपके पास उस फिनेंस को जनरेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके. Now, first of all, business finance refers to the money required by the business enterprise to carry out its business activities. Business activities को run करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है, that is called your business finance. मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे जो भी आपको चाहे वो डेली बेसिस पे हो, चाहे वो मेजर डिसीजन लेने के लिए हो, कोई बड़ी मशीनरी लेनी है और कोई मेजर कैपिटल डिसीजन लेना है आपने, तो उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन भी आपने लेना है जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड योर बिजनेस फिनेंस. नेचर ऑफ बिजनेस फिनेंस. अब बिजनेस फिनेंस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडिक्वेट फंड्स आर अवेलेबल टू इट. बिजनेस कैन नॉट फंक्शन, ऑफ कोर्स पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं चलता. जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं. ऑफ कोर्स यू नीड्स फंड्स, यू नीड मनी. ठीक है. यू नीड फंड्स, यू नीड मनी. आपको पैसा चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग सोचना, ये हम इसी में ही सोचेंगे. The initial capital contributed by an entrepreneur is not always sufficient to take care of all the financial requirements of the business. ऐसा नहीं होता है कि इनिशियली जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया, जो कैपिटल उसने लगाई, कि वो सफिशेंट है कि इससे हमारा बिजनेस चल जाएगा. जो इनिशियली हम करते हैं ना कि इनिशियली बिजनेस में इतना पैसा डाल दिया, दैट मनी इज़ ऑलवेज नॉट सफिशेंट, बिकॉज मनी जो है वो धीरे धीरे स्पेंड होती जा रही है. कहीं ना कहीं आपको और भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है, और पैसा चाहिए आपको, कुछ भी ऐसा करना है तो आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी. मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि वो पैसा सफिशेंट नहीं होता है. अब बेटा देखो, बिजनेस के लिए अगर आपको फिनेंस चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आप जनरेट करोगे. ठीक है. अब बिजनेस पर्सन देयरफॉर हैज़ टू लुक फॉर डिफरेंट अदर सोर्सेज फ्रॉम वेयर द नीड फॉर फंड्स कैन बी मेट. जहाँ से फंड्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है. अब कहाँ कहाँ से किया जा सकता है वो हम इसमें स्टडी करेंगे. दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. The clear assessment of the financial needs and the identification of various sources of finance, therefore, is a significant aspect of running a business organization. इसीलिए a clear assessment of the financial needs, कि आपका पैसा आपको चाहिए कहाँ कहाँ पे पैसे की ज़रूरत है और कितने पैसे की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम एक क्लियर असेसमेंट करेंगे कि कहाँ से पैसे को जनरेट किया जा सकता है. Okay. The need for funds arises from the stage when the entrepreneur makes a decision to start a business. वैसे तो देखो, पैसे की ज़रूरत तभी से शुरू हो जाती है जब आप सोचते हो, एक बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आता है, तो आपको लगता है कि कितनी कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट होगी. दिस इज़ व्हाट, कि बिजनेस आइडिया ही जैसे आपके माइंड में जनरेट हुआ, वहीं से आपको पैसे की ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि आगे का काम तो तभी होगा ना जब आपके पास फिनेंस अवेलेबल होगा. आइडिया तो बना लिया, प्लानिंग भी पूरी कर ली, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड फिनेंस. Some funds are needed immediately, say for the purpose of plant and machinery, furniture, and other fixed assets. Similarly, some funds are required for day-to-day operations, purchase raw materials, salaries, etc. बेटा, खर्चे भी आपके दो टाइप के होते हैं. एक खर्चे होते हैं जो मुझे कह सकते हो आपकी बड़ी एसेट्स को परचेज करने के लिए मुझे चाहिए. The funds required by the business firm to purchase your capital assets like your plant and machinery, your building, furniture, such expenses which are capital expenditure. And on the other hand, we need funds for meeting our daily requirements, for day-to-day requirements like for purchasing raw material, for giving salary to employee, for paying electricity bills, etc. These are the things which we need on daily basis. And on the other hand, which I told you, the expenses which we incur on, like purchasing fixed assets, like purchasing plant and machinery,
purchasing building, furniture, etc. These are the expenditures which we rarely do, which are done after taking a big consideration of the availability of funds, or which are rarely done in a particular period, like in a particular year. साल में मशीनरी कितनी बार खरीदोगे? एक बार, दो बार, इससे ज़्यादा तो नहीं. मशीनरी इज अ बिग इन्वेस्टमेंट. 2 बार भी बहुत बड़ी चीज़ है. एक ही बार आप खरीद लो, सालों में खरीदी जाती है एक बार. Importance or significance of business finance. Adequate finance is required for the following reasons. किस किस चीज़ के लिए चाहिए आपको? 2 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया, जिनके लिए आपको मेनली फंड्स चाहिए, जिनको हमने 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है. नंबर 1 इज योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड नंबर 2 इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स कैपिटल जो मैंने आपको बताया है कि प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए, फर्नीचर को परचेज करने के लिए, बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, वर्कर्स को सैलरीज, वेजेस, ये सब देने के लिए, जो डेली के खर्चे पूरे करने के लिए आपको पैसा चाहिए, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. एक होती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स कैपिटल जिसमें हम यूजुअली फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, दैट इज योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. और दूसरी तरफ जो मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रही हूँ, तो जो डेली बिजनेस की वर्किंग के लिए जो मुझे कैपिटल चाहिए, दैट इज माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके, अब देखते हैं इसको डिटेल में कि क्या है इसमें. In order to start a business, funds are needed to buy fixed assets such as land and building, plant and machinery, furniture, etc. This is known as fixed capital requirement. The funds required in fixed assets remain invested in the business for a long period. अब प्लांट एंड मशीनरी ऐसा तो नहीं है 1 साल खरीद के दूसरे साल बेच देते हो, 1 साल बिल्डिंग खरीदते हो, अगले साल बेच के फिर नहीं खरीद लेते हो, ऐसा तो नहीं होता. ये तो वो सेटअप होते हैं जो आपके सालों साल चलते हैं. तो फिक्स इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टेड रहती है, वो वहीं पे ही रहती है. स्केल ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिंग कंसर्न. एक जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मैन्युफैक्चर करती है डेली बेसिस पे, रादर देन अ ट्रेडिंग कंसर्न जो सिंपल ट्रेड कर रही है, जो सिंपल बाइंग और सेलिंग का काम कर रही है, तो उनके दोनों के कंपैरिजन में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. उसको बिल्डिंग भी खरीदनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी टाइम टू टाइम खरीदनी पड़ेंगी, अपडेट भी करनी पड़ेगी अपनी टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों के लिए उसे पैसा चाहिए होगा. तो एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिंग कंसर्न जो सिंपल बाइंग और सेलिंग का काम करती है, योर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल. Similarly, a large enterprise like Tisco generally require greater fixed capital than a small enterprise like mini steel plant. क्यों? वैसे ही चाहे एक बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू योर स्मॉलर एंटरप्राइज जहाँ पर आपका स्मॉलर लेवल पे काम हो रहा है, वहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी. ओके, ये तो था हमारा फिक्स कैपिटल. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. Working capital requirement, funds needed for day-to-day operations of business is called working capital. The financial requirement of an enterprise do not end with the procurement of fixed assets. सिर्फ फिक्स एसेट्स को प्रोक्योर करने के साथ एंड नहीं हो जाती है हमारी जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं. बिजनेस नीड फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस. डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी आपको फंड्स चाहिए. दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज. वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज बोलते हैं जो डेली फंक्शनिंग के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज which is used for holding current assets like stock of material, bill receivable, or for meeting current expenses such as salaries, wages. जो आपके डेली बेसिस के जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए होता है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके, अब आते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे तक यूज होंगे. 11th में पूरी, 12th में तो पूरी बुक है इस पे अकाउंट्स की आपकी, तो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझना है इसको. आगे भी हमने ऑफकोर्स पढ़ते ही रहना है इसको, बट स्टिल आपको तरीका समझना है कि ये क्या होता है आपका. सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारे 2 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वन इज योर ऑनर्स फंड एंड अदर इज योर बोरोड फंड. ऑनर्स फंड होता है जो ऑनर अपना पैसा लगा रहा है, और बोरोड फंड होता है जब आप बोरो करके लगा रहे हो.
अब ऑनर अपना पैसा लगा रहा है, ये मतलब नहीं है कि मेरा बिजनेस है तो सारा पैसा मैं ही लगा रही हूँ, ऑनर तो मैं हूँ, नहीं। यहाँ पे बहुत सारी, जैसे आपने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ऑलरेडी, तो कंपनी में एक तो ऑनर नहीं होता, एक ऑनर तो नहीं होता, सिंगल ऑनर तो नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, और अलग अलग लोग होते हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं। वो अलग अलग लोग कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है। अलग अलग ऑनर्स होते हैं, जितने से, मान लो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। शेयर क्या होता है, सुना है कभी ये वर्ड शेयर? शेयर्स होता है बेटा कि कंपनी के कैपिटल को ना स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड, सपोजिंगली कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपीज की। अब 10 लाख की कैपिटल है, जिसमें से मैं ये कह रही हूँ 10 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है। अब 10 लाख की कैपिटल है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल रुपीज 10 लाख की कैपिटल है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हुए 1 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज 10। मैं कह सकती हूँ कि मेरी कंपनी में जो टोटल शेयर्स हैं, जो मैंने अपनी कंपनी की यूनिट्स डिवाइड की हुई हैं, कंपनी के कैपिटल को जो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो 10 रुपए की एक यूनिट है। तो मैं कह सकती हूँ कि रुपीज 10 लाख की जो मेरी कैपिटल है मेरी बिजनेस की, कंपनी की, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। अब 1 लाख में से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, ठीक है। अब 500 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ मैंने उस कंपनी के 5000 शेयर्स, 500 शेयर्स अगर मैंने परचेज किए हुए हैं और 10 रुपीज का एक शेयर है, तो मतलब मैंने 5000 रुपीज उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। मैंने उस कंपनी के 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो मतलब मैंने 5000 रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये होते हैं ऑनर्स फंड। मतलब ऐसे ऐसे आई एम द ऑनर ऑफ दिस कंपनी विद रुपीज 5000, जो टोटल रुपीज 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख की जो कैपिटल है, उसमें 5000 रुपीज से मैं उस कंपनी में ऑनर हूँ। दैट इज कॉल्ड ऑनर्स फंड। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, शेयर्स में भी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और बोरोड फंड क्या होते हैं? जब आप कहीं से बोरो करके पैसा लगा रहे हो, इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले आपके ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड्स मीन्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ एन एंटरप्राइज, जो कंपनी का ऑनर लगाता है। अब ऑनर एक नहीं है कंपनी की फॉर्म में, विच में भी सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर के केस में एक बंदा होगा। पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, पार्टनर्स के केस में वो सारे पार्टनर्स उस कंपनी के ऑनर होंगे। और शेयर होल्डर्स के केस में जितने जितने जिस पर्सन ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, अगर आपने उस कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे हुए हैं और 10 रुपीज का एक शेयर है, तो 10 × 10 आप उस कंपनी के 100 रुपए से ऑनर हो। अलग अलग ऑनर्स बन जाते हैं इसमें, जिसने जितना शेयर्स खरीदे हुए हैं उस कंपनी के, उतने से वो उसका ऑनर है। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ऑनर्स फंड में सिर्फ कैपिटल नहीं आती है, वो भी आता है जिसको हम बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग। या फिर मान लो किसी साल मेरे पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, उस प्रॉफिट को क्या किया, उस प्रॉफिट को मैंने बचाकर अपने पास रख लिया। अब जब बचाकर अपने पास रख लूंगी तो किस लिए रखूंगी? एज अ बिजनेस रखते हैं हम बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचाकर, कि कल को जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये बचे हुए प्रॉफिट को मैं यूज कर लूंगी, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग इज योर प्रॉफिट, जिसको आपने अपने पास रिटेन करके रख लिया, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग भी हमारी ऑनर्स फंड में आती है। अल्टीमेटली पैसा तो वो ऑनर्स का ही था जिन्होंने अपनी कैपिटल लगा रखी है, लेकिन उनमें डिवाइड ना करके आपने क्या किया, कुछ पैसा अपने पास बचा कर रख लिया, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग। वो भी हमारी ऑनर्स फंड में आती है। ऑनर्स फंड के जो आपके सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे इक्विटी शेयर्स, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, देन इज योर GDR, ADR एंड IDR। ये है हमारे ऑनर्स फंड के सोर्सेज, जिनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज इनके बारे में। The owner's capital remain invested in the business for a longer duration and is not required to be refunded during the life period of the business. Owners fund जो होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है। ऐसा नहीं है आप 5 साल 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हो। बिजनेस में अगर पैसा लगा हुआ है तो वो कंपैरेटिवली लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस लगा ही रहता है वो पैसा। ये अलग बात होती है कि शेयर होल्डर्स चेंज हो जाते हैं। अब मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं 500 शेयर्स, वो शेयर्स उठाकर मैंने आपको सेल कर दिए। 500 शेयर्स है मेरे पास × 10, मैं उस कंपनी की 5000 से ऑनर हूँ, वो 500 शेयर्स मैंने आपको सेल कर दिए।
तो अब उस कंपनी की ऑनर मैं नहीं हूँ, वो ऑनरशिप मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी है, क्योंकि वो शेयर्स मैंने आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है। रिटर्न ऑन ऑनर्स फंड दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो हमने पढ़े आगे, जो अलग अलग सोर्सेज हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, ADR, GDR, IDR, ये 6 सोर्सेज जो हमारे हैं, जिसमें जो आपके शेयर्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, उन पे जो रिटर्न दिया जाता है उसको हम नाम दे देते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, ये तो सुना है आपने कि जब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां से इंटरेस्ट आपको मिलता है। FD में भी हम पैसा लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। पैसा लगाया हुआ है मैंने बिजनेस FD में सेव किया हुआ है मैंने। ऐसे ही जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो बिजनेस में भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न मुझे चाहिए। मैं क्यों लगाऊंगी इस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा, 500 शेयर्स क्यों खरीदूंगी 5000 रुपीज के, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिटर्न मुझे वहां से भी मिलेगा। जो रिटर्न वो वहां से हमें मिलता है, उस रिटर्न को हम नाम देते हैं डिविडेंड। ठीक है। तो जो ऑनर्स फंड पे आपको रिटर्न मिलता है उसको हम नाम देते हैं डिविडेंड। लाइक योर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। डिटेल में हमने अभी पढ़ना है, डोंट वरी। शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। Which is part of profit after tax distributed among the shareholders. Dividend is payable only when there are profits available to the company. जब भी कंपनी के पास घर वाले हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब हम ऑनर्स हैं बिजनेस की, तो जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बोरोड फंड। बोरो, किसी से बोरो करना। अब उधार लेना, उधार लेने में तो बहुत सारी बाउंडेशन हो जाती हैं। एक आप अपना पैसा लगा कर रखोगे, एक आप किसी से बोरो करके लगा रहे हो। क्या क्या चीजें होंगी, रेफर्स टू द फंड्स रेज थ्रू लोन्स और बोरिंग्स। क्या क्या होते हैं इसमें, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो सोर्सेज हो आपके ऑनर्स फंड के, चाहे वो सोर्सेज हो आपके बोरोड फंड के, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सच सोर्सेज प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन ए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हैव टू बी रीपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। लोन अगर मिलता है ना तो वो कभी लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता, लोन को रीपे करने की ड्यूरेशन होती है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने सालों का लोन ले लोगे, मतलब फिर भी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। बिजनेस ऑनर्स फंड में जब आप पैसा लगा रहे हो वहां पे कोई टाइम पीरियड नहीं होता, वो लाइफ टाइम के बिजनेस के लिए लग गया। बट जब आप बोरो करके लगा रहे हो, किसी से उधार लेकर लगा रहे हो, तो वहां पे एक लिमिटेशन है कि वो पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको पे बैक करना होगा, रिटर्न करना होगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ऑनर्स फंड में जैसे शेयर्स पे जो रिटर्न दिया जाता है उसको हम नाम देते हैं डिविडेंड का। तो जब आप बोरोड फंड लेते हो कहीं से, अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोवर्स इन सच फंड्स, कि अगर आपने कहीं से बोरो किया है पैसा, बैंक से लोन लिया है, तो उस पर जो आप रिटर्न दे रहे हो दैट इज नेम्ड एज डिविडेंड। जब आप ऑनर्स से, शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जब आप उनको रिटर्न दे रहे हो दैट इज नोन एज डिविडेंड। और जब आपके जब आप किसी से लोन लेकर पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, उस पर जब आप रिटर्न दे रहे हो दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। ओके। चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही है चाहे कंपनी लॉस में जा रही है, भैया उधार लिया हुआ है तो उधारी पे इंटरेस्ट तो चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। मतलब चाहे आपकी कंपनी लॉस में भी जा रही है तब भी आपको वो इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है उस लोन पे। लेकिन ऑनर्स फंड के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो 1 साल के लिए हम शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑनर है। अब घर में कोई आता है तो खाना हम क्या कहते हैं, पहले गेस्ट को खिला दो। क्यों खिला दो पहले गेस्ट को, क्योंकि वो तो बाहर से आए हुए हैं, हम तो घर के हैं, थोड़ा भी खा लेंगे बाद में तो चल जाएगा। ऐसे ही यहाँ होता है, ऑनर्स फंड जो होते हैं वो घर के लोग माने जाते हैं, वो ऑनर माने जा रहे हैं, उनको इतनी बड़ी एक डेजिग्नेशन दी जा रही है दैट दे आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। चाहे वो जितने भी शेयर से हैं वो ऑनर्स हैं, तो पैसा ज्यादा भी होगा तो भी उनका है। ठीक है। मतलब अगर कभी किसी साल कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा उनको, डिविडेंड ज्यादा भी दिया जाएगा। और किसी साल कंपनी को कम भी प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड कम भी दिया जाएगा। किसी साल नहीं भी हुआ तो नहीं भी दिया जाएगा। लेकिन बोरोड फंड के केस में चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस पे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही होती है। फिक्स रेट से यहाँ पे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही करनी है। क्लियर है बेटा ये ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखिए इसमें और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। इट डज नॉट
जो आपके ऑनर्स फंड होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, ऑनर्स है वो तो, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन जब आप बोरोड फंड लेते हो तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मॉर्टगेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा। जी हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स आप बैंक वाले आपके पास अपने पास रख लेंगे, दैट इज द सिक्योरिटी दैट दे आर चार्जिंग अगेंस्ट प्रोवाइडिंग यू द लोन, ठीक है। बट इन केस ऑफ ऑनर्स फंड वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। इन केस ऑफ ऑनर्स फंड सच कैपिटल फॉर्म द बेसिस ऑफ विच ऑनर्स एक्वायर्स द राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑनर्स है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान झेल रहे हैं, कभी किसी साल में अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, बट उनको फायदा क्या होता है, वो कंपनी की मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्दो करते नहीं है प्रैक्टिकली, बट वो कर सकते हैं, उनके पास वो राइट होता है, वोटिंग राइट होते हैं उनके पास कंपनी के। बट इन केस ऑफ बोरोड फंड भैया वो तो बाहर वाले हैं, जब उनको जबरदस्ती खिलाना ही खिलाना है, जबरदस्ती इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे खाना बना हुआ है या नहीं बना हुआ, उनको तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाना ही खिलाना है, फिक्स रेट से खिलाना है जो बंधा हुआ है उनका। तो उस केस में उनका कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट पे, वो बाहर वाले हैं तो वो घर में क्यों आएंगे, तुम्हें खाने से मतलब है तुम खाना खाओ और जाओ, उनका वो हिसाब किताब होता है। मतलब यू हैव only to bother about your interest. I am giving you the interest, you take your interest and go. Okay, ये रहता है आपका बोरोड फंड्स में। अब इसके सोर्सेज हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन इसको बहुत अच्छे से आपने स्टडी करना है कि क्या क्या था इसमें, ऑनर्स फंड क्या होते हैं, बोरोड फंड क्या होते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वो क्या क्या होती है आपकी, ये बहुत अच्छे से पढ़ना। कल से मैं सोर्सेज कराऊंगी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay everyone, thank you so much.